खैर बच्चों, आज का हमारा चैप्टर जो नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा 14th चैप्टर, ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत हमारे पास क्या हैं जिन्हें हम ऊर्जा के रूप में प्रयोग करते हैं। अब ऊर्जा के विभिन्न रूपों के बारे में हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने यांत्रिक ऊर्जा के बारे में पढ़ा है, विद्युत ऊर्जा के बारे में पढ़ा है, रासायनिक ऊर्जा, ठीक है, ये सब कुछ पढ़े हैं। स्थितिज और गतिज ऊर्जा है ना, पेशीय ऊर्जा, ये सब ऊर्जा के हमने विभिन्न रूप हमने पढ़े हैं। साथ में हमने यह भी पढ़ा है कि जो ऊर्जा है वो संरक्षित रहती है, ठीक है, ना तो इसको बनाया जा सकता है ना ख़त्म किया जा सकता है, सिर्फ इसको एक रूप से दूसरे में बदला जा सकता है, ठीक है। तो एक रूप से हम दूसरे में इसको बदल सकते हैं। तो फिर टेंशन क्या है? जब ये संरक्षित रहती है ऊर्जा, तो हम रोजाना इस तरह से क्यों परेशान रहते हैं कि हम जो विद्युत ऊर्जा खर्च कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगी, या जो दूसरी प्रकार की ऊर्जाएं हैं हम उसके लिए चिंतित रहते हैं। लकड़ी हम जलाते हैं ईंधन के लिए तो चिंतित रहते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो देखिए, इसमें आप क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे आप कोई चीज़ आपने ले रखी है, आप एक प्लेट का एग्जाम्पल लो। एक प्लेट को आपने ऊपर उठाया है, तो यहाँ पर इसकी स्थितिज ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज। जब इसको छोड़ेंगे तो ये स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी, और जब ये नीचे टकराएगी तो अभी क्योंकि इसको हमने ऊपर उठाया था तो हमने अपनी यांत्रिक ऊर्जा इसको दी है, वो इसकी स्थितिज ऊर्जा बन गई है, वो ऊर्जा अब गतिज ऊर्जा में बदल गई। अब जब ये प्लेट नीचे टकराएगी तो इसकी ज़्यादातर ऊर्जा साउंड एनर्जी में बदल जाएगी, ध्वनि ऊर्जा में बदल जाएगी, ठीक है। अब और एग्जांपल ले लेते हैं हम। कैंडल है, कैंडल को हमने जलाया है ना, कैंडल जब ख़त्म हो जाएगी तो इसकी जो रासायनिक ऊर्जा थी, कैंडल में थी रासायनिक ऊर्जा, ये बदल गई, प्रकाश दे रही है, प्रकाशीय ऊर्जा में बदल रही है, और थोड़ी ऊष्मा दे रही, गर्माहट दे रही है, तो ऊष्मीय ऊर्जा में ये बदल गई। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ऊर्जा का रूप बन गया, अभी जो हमारे पास रासायनिक ऊर्जा थी ये प्रकाश ऊर्जा में और ऊष्मीय ऊर्जा में बदल गई, ठीक है। लेकिन ये प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा से हम दोबारा कैंडल तो नहीं बना सकते। उसी प्रकार ये साउंड एनर्जी को इकट्ठा करके दोबारा से गतिज या स्थितिज ऊर्जा में नहीं बदल सकते। इसी में एक और एग्जांपल लेते हैं हम। 100 ml वाटर लीजिए, पानी लो, इसको गर्म करो 75 डिग्री सेल्सियस तक। अब इसको कमरे में रख दो, रूम में, जिसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे, ये जो 75 डिग्री सेल्सियस वाला पानी था इसका तापमान भी 25 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा। तो 100 ml पानी को हमने ऊष्मा दी थी, इसमें एनर्जी ज़्यादा थी, तब जाके इसका तापमान 75 डिग्री सेल्सियस हो गया था। ऊर्जा इसमें दी थी हमने, लेकिन वो ऊर्जा बाद में कहाँ चली गई? वायुमंडल में चली गई, और फिर से तापमान 25 डिग्री सेल्सियस आ गया पानी का। पानी ठंडा हो गया और बाकी की ऊर्जा जो थी वो वायुमंडल में लुप्त हो गई, ठीक है। अब वायुमंडल की जो ऊष्मा थी, जो वायुमंडल में चली गई, इसको हम दोबारा से इकट्ठा करके इस पानी को तो नहीं गर्म कर सकते, हमें दोबारा से आग से ही इसको गर्म करना पड़ेगा, ऊर्जा देनी पड़ेगी। जो ऊर्जा वायुमंडल में जा चुकी है उस ऊर्जा को तो नहीं हम इकट्ठा कर पाएंगे। तो इसमें क्या हमारे बोलने का मतलब था कि जो ऊर्जा का प्रयोज्य रूप था, ऊर्जा का जो प्रयोज्य रूप था वो किसी दूसरे रूप में बदल गया जो कि कम प्रयोज्य है, ठीक है। और इस कम प्रयोज्य रूप को हम दोबारा से इसके प्रयोज्य रूप में नहीं बदल पाएंगे। तो ऊर्जा के लिए इसलिए हमें टेंशन क्या होती है, ये ऊर्जा खत्म तो नहीं होने वाली, लेकिन अब उसे एक रूप से दूसरे रूप में दोबारा से बदलना कठिन है, या कई बार उसको हम बदल भी नहीं पाते। तो प्रयोज्य रूप जो ऊर्जा का है वो वायुमंडल में किसी कम प्रयोज्य रूप में बदल जाता है, और उसे हम दोबारा से रिगेन नहीं कर पाते। तो टेंशन हमें वहां पर होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगला अनुभाग है वो है ऊर्जा का उत्तम स्रोत, ठीक है। चलिए ऊर्जा के उत्तम स्रोत की बात करते हैं। तो ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे मानेंगे हम? अब हम देखें कि अगर
हम जो डेली एनर्जी यूज़ करते हैं उसको ध्यान में लाइए कि आप क्या यूज़ करते हैं। खाना बनाने के लिए आप कौन सी ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपके पास एक्टिविटी है 14.1, उसमें देखिए आप स्कूल जा रहे हैं, तो स्कूल जाते हैं रोज, तो स्कूल जाते हैं। जब स्कूल जाते हैं तो कौन कौन सी ऊर्जा आपने प्रयोग की और वह ऊर्जा कहाँ से आई, ये आपकी बुक में दिया हुआ है। कौन सी ऊर्जा आप प्रयोग करते हैं, कौन सी ऊर्जा प्रयोग में लाते हैं, और यह ऊर्जा कहाँ से आती है। ठीक है, ये आप एक्टिविटी है, सोचें समझें और लिखें। फिर उसके बाद जब हम ऊर्जा का प्रयोग करते हैं तो एक्टिविटी है 14.2 कि जब हम कोई भी ऊर्जा, कोई भी सोर्स यूज़ कर रहे हैं एज एनर्जी, एनर्जी सोर्स जो भी यूज़ कर रहे हैं, तो कौन सा एनर्जी सोर्स हम कहेंगे अच्छा है, कौन सा ऊर्जा का स्रोत कहेंगे हम कि ये स्रोत अच्छा है। और उसको अच्छा मानने के लिए क्या क्या कारक हैं, कौन से कारक हैं जिन पर निर्भर करेगा कि जो ईंधन हम यूज़ कर रहे हैं वो अच्छा है। देखिए, अभी आपको जो 14.2 एक्टिविटी है, इसमें आपको बताया गया है कि आप आइडिया लगाएं कि जैसे आप वन में रहते हैं, तो वन में आप कौन सा सोर्स यूज़ करेंगे एनर्जी के रूप में। अगर आप शहर में रहते हैं तो कौन सा यूज़ करेंगे। अगर आप किसी दूर, किसी जल के बीच में किसी टापू पर रह रहे हैं तो कौन सा सोर्स आपको लगेगा कि ये अच्छा है। और जब आप मान लो आप कहीं आदि मानव के टाइम में थे, तो तब उस समय में, पुराने टाइम में, कौन सा ईंधन जो है वो उत्तम माना जाना चाहिए था। अब एक मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे हम बात करते हैं कि हम रसोई में लकड़ियाँ जलाते हैं, रसोई में लकड़ियाँ जला रहे हैं तो पतली लकड़ियाँ जलाएंगे, ये हमें सही लग रही हैं। लेकिन जब आप शादी ब्याह की बात करते हैं तो वहाँ पे बड़ी रसोई बनती है तो उसमें मोटी मोटी लकड़ियाँ लगाएंगे। क्यों? वहाँ पे ये छोटी लकड़ियाँ नहीं लगा सकते क्या? लगा सकते हैं, इनमें भी तो आग लगेगी। लेकिन क्या कारण है कि वहाँ पर आपको मोटी लकड़ियाँ लगानी पड़ रही है, यहाँ पे पतली लकड़ियाँ लगानी पड़ेंगी। तो इस प्रकार से हम ईंधन को इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा ईंधन हम प्रयोग करेंगे। दूसरा, आप देखो, घर में आप आग जला रहे हो भोजन पकाने के लिए, ठीक है। सर्दियों में आपको कमरा गर्म करना है, रूम, तो रूम को गर्म करने के लिए आप वहाँ भी आग जलाएंगे क्या? यहाँ पर आप कोयला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें कोयला क्यों नहीं यूज़ किया? ठीक है। दूसरा, आप देखेंगे कि अच्छा, लकड़ियाँ हम जला रहे हैं तो सूखी लकड़ियाँ जलाएंगे, गीली लकड़ियाँ क्यों नहीं जलाते? ठीक है, वो भी जल सकती हैं, लेकिन उनमें कम आग निकलेगी और धुआं ज़्यादा निकलेगा। ठीक है। अच्छा, अब कोयले से कमरे को गर्म करने से बेटर है अगर आपके पास रूम हीटर है तो आप विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करेंगे। रूम हीटर ज़्यादा बेटर है। क्यों बेटर है ज़्यादा, कोयला क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है कोयले से नुकसान हो सकता है, उसमें धुआं भी निकल सकता है। रूम हीटर में आपको ईजिली अवेलेबल भी है, ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। तो हम किन कारकों पर अब कहेंगे कौन सा ईंधन कहाँ आवश्यक है, उसके लिए हम क्या कहते हैं कि सबसे पहली तो चीज़ क्या देखेंगे कि कोई ईंधन का स्रोत जो है कितनी ऊर्जा दे सकता है हमें। जैसे यहाँ पतली लकड़ियाँ थी, घर में जला रहे थे, बड़ी रसोई में पतली लकड़ियों का काम ही नहीं है, मोटे बर्तन होंगे तो ऊर्जा कम मिलेगी उसको। ठीक है। और कितनी ऊर्जा देता है, ठीक है, ये हमने देखना है। दूसरा, हमने देखना है कि वो धुआं तो नहीं दे रहा है। अगर धुआं देगा, अब ज़्यादा धुआं देगा, गीली लकड़ियाँ हैं, धुआं ज़्यादा देगी, उनको हम यूज़ नहीं करेंगे, सूखी लकड़ियाँ यूज़ करेंगे। ठीक है। तीसरा, हम देखेंगे अवेलेबल है भी वो चीज़, उपलब्ध भी है, उपलब्ध भी तो होनी चाहिए ना। ठीक है। इन सब के अलावा लकड़ियों की बात की हमने, लेकिन अगर हम गैस का यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन जिन स्थानों पर, जैसे शहरों की बात आप करते हैं, तो वहाँ गैस जलाएंगे, लकड़ियाँ अवेलेबल ही नहीं है वहाँ पे। गांव में हम लकड़ियाँ ज़्यादा जला लेते हैं क्योंकि गैस में पैसे खर्च हो रहे हैं, लकड़ियाँ हमें फ्री में मिल रही हैं वन में। ठीक है। तो अवेलेबिलिटी भी देखनी है, उपलब्ध कौन सा ईंधन हमारे पास है। तो ये कुछ चीज़ें हम देखते हैं कि जो, अगर हमारे पास वो अवेलेबल भी है और उससे ऊर्जा भी अच्छी निकल रही है, धुआं भी कम प्रयोग निकल रहा है, तो हम उसे अच्छा ईंधन मान लेते हैं। कुछ जगह पे एक प्रकार का ईंधन लग रहा है, कुछ जगह पे दूसरी प्रकार का ईंधन लग रहा है, और जिसमें ये सारे गुण हैं वो तो उत्तम ईंधन कहा जाएगा ना।
अगर वो इजीली अवेलेबल भी है, उसमें धुआं भी नहीं निकल रहा है और उसमें ऊर्जा भी ज़्यादा निकल रही है, तो वह स्रोत ईंधन का उत्तम स्रोत कहा जाएगा। ठीक है, तो ये सारे कारक अगर एक ही ईंधन में हमें मिल जाएं तो फिर वो सबसे बेटर है। तो अब देखिए, इस प्रकार अब हम कह सकते हैं कि एक उत्तम ऊर्जा का स्रोत क्या है। ये यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं आपको। तो उत्तम ऊर्जा का स्रोत किसे होना चाहिए? नंबर एक, उसमें प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे। मतलब अगर उसमें थोड़ा सा जलाने पर ज़्यादा ऊर्जा मिल रही है तो वो बेटर है। दूसरा, सरलता से सुलभ हो सके, मिल भी सके ना इजीली। अगर वो महंगा है, नहीं मिल पा रहा है, हमें खरीदना पड़ रहा है, ज़्यादा महंगा है, तो फिर वो एक कमी आ जाती है उसमें। तो जिसमें थोड़ा सा जलाने पर वो अधिक ऊर्जा दे रहा है, यानी अधिक कार्य कर रहा है। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता ही होती है, तो वो कार्य कर रहा है यानी ऊर्जा दे रहा है। थोड़ा सा एकांक आयतन में अधिक से अधिक ऊर्जा वो दे, सरलता से उपलब्ध हमें हो सके, भंडारण तथा परिवहन में आसान हो। देखो, उसको स्टोर भी कर सकें, एक जगह रख सकें इजीली, और उसको एक जगह से दूसरी जगह भी आसानी से अगर पहुंचाया जा सके तो वो तो बहुत बेटर है। जैसे गैस का सिलेंडर है, तो आसानी से हम उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। एक सिलेंडर से हमारा बहुत सारा खाना बन जाएगा। लेकिन अगर वही लकड़ियाँ लेके जानी हो तो फिर तो अ, उसको स्टोर करना, उसका परिवहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक है, और इजीली अवेलेबल भी होना चाहिए वो। अगर हमारे पास गैस सिलेंडर कहीं मिल ही नहीं पा रहा है, ऐसी जगह पे हम रह रहे हैं, तो वहाँ पे तो उसको भी उचित नहीं माना जाएगा, तो वहाँ पे लकड़ियाँ ज़्यादा बेटर रहेंगी। कदाचित सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वह सस्ता भी हो। एक और चीज़ जो आपने यहाँ पे जोड़नी है, वो प्रदूषण नहीं करता हो, ये आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ऊर्जा का ऐसा स्रोत है जिसमें से प्रदूषण कम होता हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ऊर्जा के उत्तम स्रोत में ऐड लिख सकते हैं। ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने सबने लिखना है, याद भी करना है और समझना भी है। अब ये प्रश्न है हमारे पास, ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहेंगे, अभी हमने पढ़ा। और ईंधन, उत्तम ईंधन किसे कहेंगे, तो उसमें ये ऐड करना है आपने कि पोल्यूशन ना करता हो। ठीक है, पोल्यूशन यानी प्रदूषण ना करता हो, धुआं ना निकलता हो उसमें। तो जब ईंधन की बात आएगी तो उसमें पोल्यूशन ऐड कर देना। बाकी जब स्रोत की बात है तो आप उसमें ऊपर वाले 4 पॉइंट लिख सकते हैं। ईंधन की बात आएगी तो ऊपर वाले 4 पॉइंट के साथ साथ उसमें पोल्यूशन ऐड कर देना। ठीक है, तो इस प्रकार आपके ये 2 क्वेश्चन हो जाते हैं, दोनों का आंसर आप सेम लिख सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं कहेगा आपको। आपकी गाइड में आप देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंस इसमें डाला हुआ है, अदरवाइज ये दोनों एक ही बात है। स्रोत है हमारे पास और उत्तम ईंधन है, तो बात एक ही है। लकड़ियाँ स्रोत है हमारे पास, तो लकड़ियाँ ही ईंधन भी हैं। ठीक है, तो ये सब पॉइंट दोनों में आएंगे। सिर्फ पोल्यूशन है एक आपने जो जिसको आप ईंधन में ऐड कर सकते हैं, बाकी वही चलेंगे सारे जो स्रोत में हैं। यदि आप अपने भोजन को गर्म करने के लिए किसी भी ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे और क्यों? आपके घरों में आपको पता है आप गैस का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर आपके पास गैस अवेलेबल नहीं होती तो आप अपने विषय में लिख सकते हैं कि हम लकड़ियाँ यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। बाकी ईंधन हमारे क्षेत्र में पहुँचना टफ है, जिसकी वजह से उनका उनका उपयोग कर पाना मुश्किल हो जाता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन सबसे बेटर अगर खाना गर्म करना है तो आपको पता है कि आप गैस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपने अच्छे से पढ़ना है, याद भी करना है। उसके बाद हम कल जो पढ़ेंगे उसमें ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत पढ़ेंगे। जो परंपरागत स्रोत जो आज तक यूज़ होते रहे, जीवाश्मी ईंधन जिसमें लकड़ियाँ वगैरह हमने यूज़ की, कोयला वगैरह यूज़ किए हैं, तो ये पारंपरिक स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे हम। कल उसको पढ़ते हैं, आज काफ़ी है इतना ही। होमवर्क कर लें, एक क्वेश्चन है, और एक्सरसाइज में भी देख लें कोई क्वेश्चन अगर आता है वहाँ पे। जो अभी तक हमने पढ़ा है, एक अनुभाग हमने पढ़ा सिर्फ ऊर्जा के उत्तम स्रोत के बारे में, तो उसमें अगर कोई क्वेश्चन बन रहा है एक्सरसाइज में तो उसको भी लिख लें। ठीक है, ओके, थैंक यू।